दुनिया भर में अमेरिका के घटकों में एक खौफ का माहौल है। अमेरिका की पॉलिसियों पर खुद अमेरिका के घटक गंभीर सवाल उठा रहे हैं और अमेरिका से नाराजगी जता रहे हैं। क्या ईरान जंग ने सारी दुनिया में अमेरिका के घटकों के बीच उथल पुथल का माहौल पैदा कर दिया है? सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। एक ऐसी स्थिति देखने में आ रही है जो किसी एक पॉइंट और एक इलाके तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, और वो है एक उथल पुथल की स्थिति जो अमेरिका के घटकों के बीच पाई जा रही है। एक फ्रस्ट्रेशन है, एक निराशा है और एक गुस्सा और नाराज़गी है। कहाँ कहाँ हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्शियन गल्फ से, चूँकि शुरुआत यहीं से हुई है। पर्शियन गल्फ में आप जानते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल ने एक जंग मुसल्लत की, और जंग का जो नतीजा सामने आया वो आप वाकिफ़ हैं उससे बखूबी और उसको जानते हैं। अब इस बीच में थोड़ा सा इशारा ये भी कर दें कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी जो स्थिति सामने आई, उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती हुई। अब जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी जगह लेने आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ईस्ट एशिया के इलाके से आ रहा है, और इसकी वजह से वो इलाका यानी जो चाइना के आसपास का इलाका है, इस वक्त ऐसी स्थिति वहाँ पैदा हो रही है जब वहाँ अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो अमेरिका के घटक जो उस इलाके में है और अमेरिका के लिए जो बहुत ज़्यादा अहम रहा है, वो वहाँ पर अमेरिका के घटकों में एक गहरी तशवीश पैदा हो गई। इस बारे में हम बात करेंगे। पर्शियन गल्फ़ की अगर बात करें तो पर्शियन गल्फ़ में अब अरब मुल्कों के अंदर मायूसी भी है, गुस्सा भी है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी है जो उनके बयानों में साफ नज़र आ रही है। ये एक आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट में ये छपा है। सुजाना जॉर्ज ने इसको ये स्टोरी लिखी है। सुजाना जॉर्ज पर्शियन गल्फ़ के इलाके में वॉशिंगटन पोस्ट की ब्यूरो चीफ रह चुकी हैं। अब इस वक्त वो वाशिंगटन डीसी में है और वहाँ पर वो इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को कवर करती हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर भी ये काफ़ी कुछ लिखती रही हैं। तो एक बहरहाल उनका एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक स्टोरी लिखी है कि फ्रस्ट्रेशन विद ट्रंप ग्रोज अमंग यूएसएस पर्शियन गल्फ एलाइज, ऑफिशियल सेज। अब इन्होंने बहुत से अधिकारियों से बात की है, अमेरिकन ऑफिशियल से भी बात की है और अरब ऑफिशियल से भी बात की है, और साथ ही साथ कुछ जो एनालिस्ट हैं इस रीजन में यानी पर्शियन गल्फ के रीजन में, अरब एनालिस्ट, उनसे बात की है। और उसका जो पूरा निचोड़ है वो इन्होंने अपनी इस स्टोरी में वो बयान किया है। इनका ये कहना है कि पर्शियन गल्फ़ के अरब मुल्कों में मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अगर अधिकारियों से बात की जाए तो उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा तशवीश है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी जो कर रहे हैं उसके बारे में इन अनप्रिडिक्टेबल है कि वो अगले लम्हे क्या कर देंगे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन ये इन मुल्कों के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है जिनके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के फ़ैसलों पर टिके हुए हैं और उससे जुड़े हुए हैं। तो इनमें इन मुल्कों के अधिकारियों से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ तक बात आ गई कहने की भाई जंग तो ये अमेरिका ने शुरू की और उस जंग का ख़मियाज़ा हम अरबों को भुगतना पड़ रहा है। अलबत्ता ये अलग से ये आर्टिकल से हट के बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन अरब मुल्कों का कोई रोल इसमें नहीं रहा है। बिल्कुल रहा है, बेशक रहा है, वो अपने को अलग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जब उन्होंने छावनियाँ दे रखी थी अमेरिका को, और जिस तरह की जो बातचीत हो रही थी, जिस तरह के यानी जंग से पहले के जो हालात थे, उसमें अब तो बहुत कुछ सामने आ गया कि उनका भी ये दिल चाह रहा था किसी तरह से ईरान के अंदर जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाए, जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, बल्कि ईरान के अगर टुकड़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए सूटेबल रहेगा। अब जब जंग फेल हो गई है तो फिर
इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकन एक डिप्लोमेट का भी एक हवाला इसमें दिया गया है कि वो डिप्लोमेट यही कहते हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो हमसे हथियार और गोला बारूद और म्यूनिशन भी चाहते हैं, और कुछ जब हालात बिगड़ते हैं तो वो हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब इन्होंने अपने इस आर्टिकल में एक तो एना जैकब्स का एक नोट किया है, एक उनका मतलब उन्होंने कुछ लोगों से बात की है और उसमें उनका ये कहना है कि अरब मुल्क जो हैं उनके अंदर अमेरिका पर एतमाद में कमी आई है, यानी अब अमेरिका पे उन्हें भरोसा नहीं रह गया है। एक बदर सैफ हैं कुवैत यूनिवर्सिटी में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है, जो उनमें कोई स्थिरता नहीं है, कभी कुछ, इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इन्होंने ईरान के साथ जो MOU साइन किया था वो तो बिल्कुल मजाक था, उसमें न तो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को एड्रेस किया गया था, ना ईरान के रीजनल एलाइज को एड्रेस किया गया था। आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि ये जंग जो है वो अमेरिका और इज़राइल की, लेकिन दिल इनका भी यही चाहता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और ईरान के एलाइज न रहें कोई इलाके में, ताकि अमेरिका और इज़राइल जब ईरान पर अटैक करें तो ईरान अपना दिफा ना कर सके। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो जंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं था। तो जो ये प्रोफेसर बदर सैफ कह रहे हैं, ये असल में सोच अरब जो अधिकारी हैं उनकी भी इसी टाइप की सोच है। तो लेकिन हुआ क्या है, अगर इस पूरी जो तहरीर है अगर उसको पढ़िए तो उस पर जो रिएक्शंस हैं अरब अधिकारियों के या एनालिस्ट्स के, तो उससे ये समझ में आता है कि उनको गुस्सा इस बात पे है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग में फेल क्यों हो गए। यानी ये जंग करने गए थे कि ईरान को ये ख़त्म कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, हुकूमत और निज़ाम वहाँ गिरा देंगे। तो गुस्सा इस बात पे नहीं है कि ये जो है वो जंग क्यों हुई, बल्कि इस बात पे है जंग अपने असली गोल तक पहुंची क्यों नहीं। तो उनका ये था कि बस अब ये था तो किसी भी हाल में ये जंग जीत ली जानी चाहिए थी। यही वजह है कि जब बात जो है वो डील की आई और डील इस तरह से हुई, जो डील MOU जो साइन हुआ उसके लिए तो बहुत से लोग फिर यही कह रहे हैं कि ये तो ख़ुद ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया था, उसमें जो ईरान की शर्तें उन्होंने जिस तरह की मानी थी। यही वजह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उस पर अमल नहीं किया, उसकी बार बार खिलाफ वर्जी की, ताकि ये हो कि नहीं डील में जो कुछ है लेकिन हम करेंगे तो अपनी मनमानी। बहरहाल वो फ़िलहाल तो वो बिल्कुल उसकी कोई अब हैसियत नहीं रहेगी जो MOU है। तो उसके बाद हमले हुए, आपने देखा कि किस तरह की सूरत हाल उसके बाद है। तो ये अरब ममालिक हैं, अरब मुल्क जो अमेरिका के एलाइज हैं, किस तरह की उनकी सोच है अमेरिका के सिलसिले में। द गार्डियन इसने एक आर्टिकल लिखा है और ये लिखा है साइमन टिस्डल ने, और इसमें इन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा है मार्को रूबियो को, अमेरिका के विदेश मंत्री को, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को। और जो इन्होंने वो लिखा है जो इसका टाइटल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज चीफ US डिप्लोमेट रूबियो कुड डू ग्रेट गुड, हिज पेंडरिंग एंड नेग्लेक्ट आर अ डिसग्रेस वी शुडेंट इग्नोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर मार्को रूबियो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनकी चापलूसी और गफलत ये ऐसी रुसवाई है, इसको हरगिज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आप इस टाइटल से ही देख लीजिए कि कितना गुस्सा और किस तरह की सोच है लोगों में जो यूरोप में पाई जा रही है, यानी अमेरिका के वो एलाइज जो यूरोप में हम उनकी बात करते हैं। तो आर्टिकल को अगर देखिए तो शुरुआत बड़ी दिलचस्प अंदाज में ये करते हैं अपने आर्टिकल का कि अमेरिका वाशिंगटन DC में अमेरिकी वजारत ख़ारजा की इमारत में बैठ के खिड़की से अगर बाहर देखिए दुनिया को, तो दुनिया झुलसती हुई नज़र आती है। लेकिन ये जो झुलस रही है ये इस वजह से नहीं कि यूरोप में टेम्परेचर बढ़ गया है, बल्कि इसके झुलसने की वजह जो है वो है ईरान की जंग।
अब इसमें ये आगे आगे बात करते हैं कि ये चूँकि ईरान जंग का पहले से कोई सही प्लान था ही नहीं और इस तरह से जंग शुरू कर दी गई और नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्राइसिस पैदा हो गया है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके बाद फिर ये आगे आ जाते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग पे। कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो अब तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ती चली जा रही है। यूरोपियन अलाइज जो नेटो के मेंबर्स हैं उन पे अटैक होने का अंदेशा है और इम्कान बढ़ गया है। तो ये सब करके कहते हैं कि इन हालात में मार्को रूबियो बहुत कुछ कर सकते थे, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस टाइप के आदमी, वो तो अजीबोगरीब आदमी है, वो तो नासमझ टाइप के इंसान है और अहमकाना फैसले करते हैं। लेकिन मार्को रूबियो क्या करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो उल्टे सीधे फैसले हैं उनको एक लॉजिकल शक्ल दे देते हैं, यानी उसी पे एक लॉजिकल पर्दा चढ़ा देते हैं। यानी जब बयान करते हैं तो लगे कि हाँ, जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं उसमें समझदारी भी है। और इसीलिए वो बार बार आगे, यानी जिस तरह की उनको चापलूसी, फिर वो आगे फिर इस तरह की बातें भी कही हैं आर्टिकल में कि गिरगिट की तरह से पॉलिटिकल गिरगिट की तरह से रंग बदल रहे हैं। पहले ये रूस के सिलसिले में बड़ा सख्त बयान दिया करते थे और अब उन्होंने बयान अपना लहजा नरम कर लिया। चाइना पे बहुत खुल के बोलते थे और अब चाइना से दोस्ती की बातें करने लगे, चूँकि ट्रंप को खुश करना है। फिर मार्को रूबियो की बायोग्राफी एक लिखी जा रही, तो जो बायोग्राफी लिख रहे हैं कोई मिस्टर इमैनुअल हैं, उनसे बात की तो फिर उनका कोट किया, उनकी बात कोट की कि मार्को रूबियो की आदत रही कि हमेशा जीतने वाली जो साइड है उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। यानी कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहते, देखते हैं कि जो बिल्कुल जीत रहा है बस उसके साइड में जाके खड़े हो जाओ ताकि जीतने वालों में शामिल हो जाओ। तो और आखिर तक पूरे आर्टिकल में उनको यही लिखा गया है कि ये बज़ाहिर तो बिल्कुल अलग टाइप के वो आदमी हैं और सोच भी इनकी ठीक लग रही है, समझदारी वाली कभी कभी बात करते हैं, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए कि बातें तो ये अच्छी करते हैं, लेकिन जो काम करने की बारी है तो उसमें ये कोई काम करना नहीं चाहते और कोई काम करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। तो आपने देखा कि यूरोप में किस तरह की सोच अमेरिका के सिलसिले में पाई जा रही है कि अमेरिका नहीं कुछ कर पा रहा है और जो दो चार उसमें करने वाले भी हैं वो भी नहीं करना चाहते हैं और नतीजे में ये है कि जो यूरोप है उसको नुकसान पहुंचने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। आते हैं हम ईस्ट एशिया की तरफ। अमेरिका के एलाइज वहाँ पर भी बहुत हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलिपीन और ये सारे ममालिक हैं जिनका चीन के साथ जो है वो विवाद एक ऐतिहासिक तौर पर है और इस वक्त भी है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, एज चाइना पुशेस टू एक्सपांड इन एशिया, ट्रंप फोकसेस ऑन ईरान। इनको इस आर्टिकल में ये फिक्र और ये तशवीश दिखाई गई है कि चाइना तो अब आज़ाद हो गया। हमने बात की कि वहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से निकाल लिया गया है, तो ये डर हुआ है कि अमेरिका के एलाइज का कि अब चाइना को तो खुली छूट मिल गई है। बात यह है कि अगर वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर रहता भी है तो कौन सा बड़ा तीर मार लेगा। अभी ईरान की जंग में साबित हो गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या लिमिटेशंस हैं। आगे उन्होंने लिखा कि एशियन अलाइज आर बिगिनिंग टू वंडर वेदर द यूनाइटेड स्टेट्स वुड और कुड डिफेंड देम इन अ वॉर। ये बड़ा अहम जुमला है कि जो एशियन अलाइज अमेरिका के हैं अब वो इस हैरत में पड़े हुए हैं कि अगर जंग हो जाती है तो अमेरिका करेगा हमारा दिफा, हमारी रक्षा करेगा, बल्कि इससे बढ़कर सवाल उनके दिमाग में क्या हमारी रक्षा कर पाएगा, यानी क्या उसके अंदर इसकी सलाहियत और ताकत और क्षमता है भी या नहीं। अब इस पर देखिए ये मामला गंभीर है, इस पर भी थोड़ी हम और बात करेंगे। तो एक तो इन्होंने ये मिसाल दी फिलिपाइन की कि फिलिपाइन का एक छोटा जजीरा क्या बल्कि एक चट्टान जैसी एक जगह है और वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई एक शिप है जो वहाँ पर आके रुका था, वो अब तक वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके इर्द गिर्द ये जाके गश्त किया करते थे, फिलिपाइन नेवी के लोग जाके वहाँ गश्त करते थे, उनकी बोट्स जाके गश्त करती थी।
कुछ ही दिन पहले ये हुआ कि चीन की छोटी बोट्स वहाँ पहुँच गई और वो फिलिपाइनी बोट पे सवार हो गए और जाके उन्होंने एक फ़ौजी को डंडों से पीटा और ये कहा कि तुम प्रोवोक कर रहे हो, तुम जो यहाँ पर गश्त कर रहे हो उस तरह से उससे हमें प्रोवोक कर रहे हो। अमेरिकन एम्बेसडर को बड़ा गुस्सा आया कि नहीं हम, और कहा कि हम फिलिपाइन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? प्रैक्टिकली ये हुआ कि चीन पे कोई रोक अमेरिका नहीं लगा सका। तो एक मिसाल तो इन्होंने ये दी। अब उसी पे आर्टिकल है कि बाकी और ममालिक जो हैं जैसे जापान है या साउथ कोरिया है, उनको भी अब ये लगने लगा है कि भाई कोई अगर क्राइसिस हो गया तो अमेरिका हमारी हिफाजत करने में एक्चुअली सक्षम ही नहीं है। यानी अब शक होने लगा है कि वाकई अमेरिका के पास इस बात की ताकत है भी या नहीं, चूँकि जो ज़मीनी सच्चाई नज़र आ रही है वो तो कुछ और है। ये पता चल रहा है कि अमेरिका के म्यूनिशंस भी लिमिटेड। आपने देखा कि ईरान वॉर में साउथ कोरिया से अमेरिका ने इंटरसेप्टर यानी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स वहाँ से उठा लिए थे और उस पर जिसका साउथ कोरिया पैसे अदा कर चुका था, उठा लिए थे। तो वहाँ पर आपने देखा तो उस वक्त एक खबर भी बनी थी और यानी सरकारी सतह पर भी उस पर एक तरह से तंज किया गया था, एतराज़ भी किया गया था। अब एक खबर इसी बीच में और है कि साउथ कोरिया आप जानते हैं कि अमेरिका का एलाई है, बड़ा करीबी एलाई है और साउथ कोरिया में अमेरिका ने बहुत कुछ अपनी बेसेस बना रखी हैं, बल्कि कहा जाता है कि एटॉमिक सबमरीन्स की वहाँ पे वो फ्लीट तैयार करना चाह रहा है। तो ये सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन अब क्या हो रहा है कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बात ये की है। ली जाए म्यूंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के सामने ये प्रपोज़ल रखा है कि हमको बातचीत शुरू करनी चाहिए और बातचीत शुरू करके हमें ऑफिशियली जंग ख़त्म करनी चाहिए और एक नई सिमत में बढ़ना चाहिए। अब ये जो बातें आ रही हैं ये सब के सब पर इशारा ये दिया जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि अमेरिका के जो एलाइज़ हैं उनके अंदर अमेरिका पर अब भरोसा ख़त्म हो रहा है। उनको भी लग रहा है कि नहीं, अमेरिका बीच में कूद के आ गया था और एक मुद्दत उसने जो है वो एक नए तरह का माहौल बना के रखा, लेकिन अब पता चल रहा है कि अमेरिका का जो ये प्रेजेंस है ये बिल्कुल बेअसर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने मामलात खुद सेटल करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।